तो क्या हाल है सभी के। आज हम क्लास 10th बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप लोगों का टोटल 40 प्लस है, 41 है टोटल। ठीक, इसमें आप लोगों को देखना है आप लोग कितना इसमें आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, और जो समझ में आया कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, और जितना कितना आप लोगों का सही हो रहा है पूरा उसको भी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने से पहले चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप का मतलब क्या है? तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, मतलब महादेश है। ठीक, तो जैसे कि हमारे पृथ्वी पर 7 महादेश है, उसी में से यूरोप महादेश है। यूरोप में टोटल 38 या 39 देश आते हैं। और राष्ट्रवाद का मतलब होता है, राष्ट्रवाद दो शब्द से मिलकर बना है, राष्ट्र और वाद। राष्ट्र का मतलब होता है देश, और वाद का मतलब होता है, वाद एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है लगाव, मतलब अपने देश के प्रति लगाव या सोच या विचार के भावना जो रखता है उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले राष्ट्रवाद कब और कहाँ हुआ था? जो है सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ पे, कौन देश में और किस सन में हुआ था? आपके ऑप्शन है भारत 1857, फ्रांस 1889, अमेरिका 1776, जर्मनी 1871। तो सबसे पहले हुआ था राष्ट्रवाद फ्रांस 1789 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। जैसे नीचे में लिख दिए हैं, जैसे कि राष्ट्रवाद की आधुनिक भावना सबसे पहले फ्रांस की 1789 क्रांति में उभरी, जब लोग ने राजशाही के खिलाफ आवाज उठाना, जनता के अधिकार और राष्ट्र की एकता की मांग की। दूसरे नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, दूसरा नंबर क्वेश्चन है पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण शब्द जो है दो शब्द से मिलकर बना है, पुनः और जागरण। इसका मतलब होता है पुनः जन्म या पुनः जागरण, मतलब अपने अधिकारों के लिए फिर से जागना। इसका अर्थ आप लोग पूरा समझ जाइए कि इटली के लेखक वेसाली ने सर्वप्रथम 16वीं सदी में होने वाली सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन को पुनर्जागरण शब्द से संबोधित किया था। जो इटली के एक क्या थे, लेखक थे वेसाली, तो सबसे पहले बताया था 16वीं सदी में। 16वीं सदी कब से कब तक? तो 1500 से लेकर, ठीक है, 1500 से लेकर आप लोग का 1600 तक होता है 16वीं सदी। तो बताए थे समाज में उस समय जो धार्मिक या आर्थिक सुधार हो रहा था उसी को हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रवाद का परिभाषा किसने दिया? मतलब राष्ट्रवाद का परिभाषा सबसे पहले दिया कौन था? ऑप्शन है आपका रूसो, मैकियावेली, अर्नेस्ट लेनिन, कार्ल मार्क्स। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद का परिभाषा आप लोगों का दिया था अर्नेस्ट लेनिन ने। ठीक, चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चित्र और झंडा के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ाने का काम कौन किया था? चित्र के और झंडा के माध्यम से, फोटो और फ्लैग के माध्यम से राष्ट्रवाद को कौन बढ़ाया था आगे? तो ऑप्शन है आपका 4 है, नेपोलियन, मैटसिनी, फेडरिक सोरियो या अब्राहम लिंकन। तो आपका आंसर हो जाएगा फेडरिक सोरियो। ठीक ना, जैसे कि नीचे दिया गया है, फेडरिक सोरियो एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने अपने चित्रों में राष्ट्रवाद को स्वतंत्रता, एकता और झंडा के प्रतीकों के रूप में दिखाया। उनके चित्रों ने यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को बल दिया था। चलिए ठीक है, कोई डाउट? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, दिया है वियना सम्मेलन कब और किसने किया? जो वियना सम्मेलन हुआ था कब और किसने किया था? ऑप्शन है 1815 नेपोलियन, 1815 ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, या 1815 प्रिंस मेटरनिक, या 1857 लुई फिलिप। तो वियना सम्मेलन सबसे पहले हुआ था 1815 में। तो 1815 तो 3 ऑप्शन में है, लेकिन 1815 कौन किया था, व्यक्ति कौन था करने वाला? तो प्रिंस मेटरनिक, मतलब मेटरनिक ने किया था 1815 में। ठीक, जैसे नीचे दिया गया है वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। इसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री प्रिंस मेटरनिक ने आयोजित किया था। कौन? तो प्रिंस मेटरनिक ने सम्मेलन को बनाया था। इसका उद्देश्य नेपोलियन युद्ध के बाद यूरोप में शांति और सत्ता संतुलन पर स्थापित करना था। इसका उद्देश्य क्या था? जो नेपोलियन का युद्ध हुआ था, ठीक ना, उसके बाद यूरोप में, पूरे यूरोप में शांति बनाए रखना और सत्ता को, मतलब पावर को, राजा को संतुलन करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है वियना सम्मेलन 1815 के माध्यम से यूरोप में किस युग का अंत और किस युग की शुरुआत हुआ? वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, मेटरनिक किए थे जब हुआ, तो उसके बाद यूरोप में किसका समय खत्म हुआ था और किसका समय शुरुआत हुआ था? तो आपके ऑप्शन 4 है, सामंतवाद का अंत, लोकतंत्र की शुरुआत, या फिर क्रांति युग का अंत, या पुनरुत्थान युग की शुरुआत, या फिर नेपोलियन युग का अंत, राजतंत्र के युग की शुरुआत, या ऑप्शन नंबर डी है आपका। तो देखिए इसमें से कौन आंसर होगा? आपका आंसर होगा कौन सा? देखो, वियना सम्मेलन ने नेपोलियन के विस्तारवादी युग को समाप्त किया और पुरानी राजवंशों को सत्ता में बाहर कर राजतंत्र को स्थापित किया था। किसको किया था? राजतंत्र को, मतलब कि नेपोलियन युग का अंत किया था और राजतंत्र युग की शुरुआत किया था, जिसमें राजतंत्र उसमें कौन था? मेटरनिक था। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, सिसिली और नेपल्स के प्रदेश किस वंश को दिया गया? जो सिसिली और नेपल्स था उस समय यूरोप के
अलग अलग राजनीति से जात से जगा था। तो सिसिली और नेपल्स के प्रदेश किस वंश को दिया गया था? ऑप्शन है आपका हेम्सवर्ग वंश या होहेनजोलन वंश या बोर्बो वंश या स्टुअर्ट वंश। तो आपके आंसर देखिए कहाँ पे लिखे, आंसर आप लोग का नीचे है। तो 1815 के वियना सम्मेलन के बाद सिसिली और नेपल्स को बोर्बो वंश को सौंप दिया गया। किसको सौंपा गया था? बोर्बो वंश को, जिसको बोर्बन वंश भी हम लोग कहते हैं। जो 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था उसके बाद जो सिसिली और नेपल्स को बोर्बो वंश को सौंप दिया गया था। और 8 नंबर क्वेश्चन है, चार्ल्स दशम, ठीक, चार्ल्स दशम द्वारा किसे फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चार्ल्स दशम द्वारा फ्रांस का प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया था? तो चार्ल्स दशम ने कट्टर रोरिस्ट ड्यूक डी नेपोलियक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। किसको किया था? नेपोलियक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जिसने कठोर नीति अपनाई, जिससे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति भड़क उठी। ये जो इंसान था पोलिग्निक, ही उतना अच्छा प्रधानमंत्री नहीं बना, वो ज़्यादा क्या कठोर था, लोगों को परेशान करना, इसलिए लोग उसके खिलाफ 1830 में फ्रांसीसी क्रांति इसी के चलते हुआ था। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी में गृह युद्ध शुरू हुआ, जिसे किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? जैसे क्वेश्चन है, फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी में गृह युद्ध शुरू हुआ, जिसे किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? ठीक, तो ऑप्शन है 4 फरवरी क्रांति, जुलाई क्रांति, अक्टूबर क्रांति या जून क्रांति। देखिए 28 जून 1830 को फ्रांस में शुरू हुई गृह युद्ध बाद में जुलाई क्रांति के नाम से जाना गया था, जिसमें चार्ल्स दशम को गति छोड़नी पड़ी और लुई फिलिप वहाँ पे राजा बना था। ये जो क्रांति हुआ 28 जून 1830 को, तो उसमें चार्ल्स दशम गद्दी छोड़कर लुई फिलिप वहाँ पे राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था? जो गीजो था उसको प्रधानमंत्री कौन बनाया था? ऑप्शन आपके हैं लुई नेपोलियन, चार्ल्स दशम, लुई फिलिप या नेपोलियन बोनापार्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए, लुई फिलिप जो जुलाई क्रांति 1830 के बाद फ्रांस का राजा बना था, उसने फ्रेंकोइस गीजो, उसका पूरा नाम था क्या? फ्रेंकोइस गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो कौन किया था? लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम किया गया था? कौन सा सम्मेलन हुआ था इसमें जर्मनी का जो राशि बेकार हुआ था, क्षतिपूर्ति, उसको कम किया गया था? तो आपके ऑप्शन है वियना सम्मेलन, लुएस योजना सम्मेलन, यंग योजना सम्मेलन या फिर लॉरेंस सम्मेलन। तो देखिए लॉरेंस सम्मेलन जो 1932 में जर्मनी की अर्थव्यवस्था की गंभीर हालत को देखते हुए उसकी क्षतिपूर्ति राशि को लगभग समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें क्या हुआ था? लॉरेंस सम्मेलन इसको खत्म किया था। लॉरेंस सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में। 12 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो अमेरिका में न्यू डील कौन लागू किया था? रूजवेल्ट लागू किया था। कौन? रूजवेल्ट। तो अमेरिका में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1930 के महामंदी से अमेरिका को उबारने के लिए न्यू डील नामक आर्थिक और सामाजिक सुधारों की योजना बनाई थी। इसमें क्या था? अमेरिका बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था? बेकार हो चुका है, इसलिए इसके लिए अमेरिका क्या बनाया था? उसको न्यू डील आर्थिक सामाजिक सुधार का योजना किया गया था। उसका हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था रहने वाला? तो ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका। तो जो हीगेल थे, इसके पूरा नाम यहाँ पे है। तो हीगेल कहाँ का था? जर्मनी का एक महान दार्शनिक था। किसका था? हीगेल जर्मनी का एक महान दार्शनिक था। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर महान का जन्म मैसिडोनिया में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? मैसिडोनिया में उसका जन्म हुआ था, जो प्राचीन यूनान का एक भाग था। किसका भाग था? प्राचीन यूनान का, जो पिछली था उसका भाग था, इसलिए उससे सामान्यता यूनान का निवासी भी माना जाता है। कहाँ का निवासी? तो यूनान का निवासी। जन्म कहाँ हुआ था? तो मैसिडोनिया में उसका जन्म हुआ था। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक, जैसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई। यह क्रांति राजशाही, सामाजिक असमानता और कर व्यवस्था के खिलाफ थी और इसी से लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता जैसे विचार फैली। ये जो था किस लिए हुआ था फ्रांसीसी क्रांति? उस समय राजशाही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, सामाजिक में असमानता था, लोग एक दूसरे के बराबरी, एक दूसरे के क्या छुआछूत के में थे, और कर जो टैक्स था सरकार बहुत ज़्यादा लेता था, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कौन? ऑप्शन क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कौन? तो जेना विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय? जेना विश्वविद्यालय। और जेना विश्वविद्यालय कौन से देश में स्थित है? तो जेना विश्वविद्यालय देखिए ऑप्शन है आपके फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली। तो जेना विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो जर्मनी में है। कहाँ पे? जर्मनी में। यहाँ पे डिटेल में लिख चुके हैं कि जेना विश्वविद्यालय, ठीक ना, देखिए जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है। यह 19वीं
शताब्दी के दौरान जर्मन राष्ट्रवाद और बौद्धिक आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था, जहां कई महान विचारक और दार्शनिक जुड़े थे। 19वीं सदी मतलब 1800, देखिए 19वीं सदी का मतलब होता है 1800, ठीक ना, 1801 से लेकर 1900 तक, 1801 से लेकर 1900 तक हम लोग बोलेंगे इसको 19वीं शताब्दी। 17 नंबर क्वेश्चन है, कोसुद का संबंध किस देश से था? कोसुद का संबंध किस देश से था? देखिए लुई कोसुद, नाम है लुई कोसुद, हंगरी का एक प्रमुख कथी था? राष्ट्रवादी नेता था, हंगरी का एक प्रमुख राष्ट्रवादी था, तो इसका आंसर हो जाएगा हंगरी। कोसुद कहाँ का थी था? किस देश से संबंध रखता था? हंगरी से। अब उसने 1848 की क्रांति में हंगरी को ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्र करने का प्रयास किया और लोकतंत्र व स्वतंत्रता की मांग किया था। उसने क्या किया था? 1848 की जो क्रांति हुआ था, हंगरी को ऑस्ट्रेलिया से क्या बोला था? उसको अलग करने के, उसको आजाद करने के लिए, ठीक। 98 क्वेश्चन, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जैसे हम लोग बताए थे कि टोटल महादेश कितने हैं? टोटल महादेश 7 है। जैसे भारत कौन महादेश में आता है? तो भारत एशिया महादेश में आता है। हम लोग किस महादेश में पढ़ रहे हैं? तो यूरोप महादेश के पढ़ रहे हैं। तो इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी दोनों ही देश यूरोप महाद्वीप या महादेश में स्थित है, और यह महाद्वीप राजनीतिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक का मतलब होता है रहन सहन। 19 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसके पहले बताया था फ्रांस में बुर्बन वंश या बुर्बो वंश का पुनर्स्थापना हुआ था। 1815 की वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई। नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय शक्ति ने लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया, जो बुर्बो वंश से था। बुर्बो वंश से कौन था? लुई 18वां कौन वंश से थे? अब क्वेश्चन आ जाए कि लुई 18वां कौन क्वेश्चन इसी के वंश के थे? तब बुर्बो वंश के थे। 20 नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किससे था? रेड ब्रिक्स से था, या युवा जर्मनी से था, या कार्बोनरी से था, या फ्रेंच लिंक से था? तो मेजनी का संबंध था किससे? मेजनी का संबंध था कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध किससे? तो कार्बोनरी संगठन से, ठीक। दिए हैं नीचे डिटेल में। मेजनी ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन से की थी। जो अपना क्रांतिकारी जीवन चलाया था, सबसे पहले कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन किया था, जो इटली को विदेशी शासन से मुक्त करने के लिए काम करता था। यद्यपि बाद में उन्होंने युवा इटली की स्थापना की। युवा इटली का मतलब यंग इटली की स्थापना किया, लेकिन उनका प्रारंभिक संबंध कार्बोनरी से था, ठीक। तो यंग इटली या यंग यूरोप की स्थापना कौन किया था? तो मेजनी ने किया था। 21वां क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी का एकीकरण ना हो, इसके विरुद्ध कौन था? तो कौन कौन था? ऑप्शन आपके हैं मेजनी, ऑप्शन मेजनी, गैरिबाल्डी, मेटरनिक या काबू। तो डिटेल में नीचे देख लीजिए। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री था और वह इटली व जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध था। जो मेटरनिक जो था किसका कहाँ का प्रधानमंत्री था? ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री था, ठीक। तो जब ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हुआ तो इटली का चाहेगा कि इटली का एकीकरण नहीं हो। वह राजतंत्र और ऑस्ट्रेलियाई प्रभुत्व को बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने एकीकरण आंदोलन को दबाने की कोशिश किया। इसको मतलब बर्बाद करना चाहता था उसको। 22 नंबर क्वेश्चन, काउंट काबुल को विक्टर एमुलर ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबुल को विक्टर एमुलर ने प्रधानमंत्री पर पद दिया था। तो विक्टर एमुलर द्वितीय ने काउंट काबुल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। कौन मंत्री? प्रधानमंत्री। तो विक्टर एमुलर द्वितीय या प्रथम? तो द्वितीय ने किया था। काबुल ने कूटनीतिक और रणनीति के माध्यम से इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 23 नंबर, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। नाविक मतलब जो नाव चलाने वाला था। गैरिबाल्डी ने अपने जीवन की शुरुआत एक नाविक के रूप में की थी। समुद्री अनुभव के बाद वे एक क्रांतिकारी बन गए और इटली के एकीकरण में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। जब समुद्री का अनुभव पूरा हो गया, समुद्र के बारे में जब पूरा जान गए, तो धीरे धीरे क्या एक क्रांतिकारी बनने लगे। उन्होंने उनके नेतृत्व में रेड शर्ट सेना ने कई विजय प्राप्त की थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का निर्माण कौन किया था? नेपोलियन किया था, या बिस्मार्क किया था, या हिटलर किया था, या मेजनी ने किया था? तो जर्मन राइन राज संघ का निर्माण किया था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट ने उसे किया था। कब? तो 1806 में जर्मन के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राइन परिसंघ या राइन संघ का निर्माण किया था। कब किया था? 1806 में। ऑप्शन आंसर आपके हो जाएगा कौन? ए। 25 नंबर,
रक्त एवं लोक नीति का अवलंबन किसने किया, मतलब रक्त एवं लोक नीति कौन अपनाता था, नेपोलियन या फिर मेजिनी या गैरिबाल्डी या बिस्मार्क। तो ओटो वन बिस्मार्क, बिस्मार्क का पूरा नाम क्या था, ओटो वन बिस्मार्क, ये जो था रक्त एवं लोक नीति अपनाया था। ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लोक नीति का अपनाया था। इसका मतलब था, इसका क्या रक्त और लोक नीति का मतलब था, युद्ध, युद्ध का मतलब रक्त बताया था, और सैन्य शक्ति को लोह बताया था, मतलब लोहा के माध्यम से एकता लाना, ना कि केवल भाषणों या समझौता से। वो चाहते थे कि आंदोलन करके या भाषण या क्या करके रैली निकाल के वो एकीकरण नहीं किया जा सकता। एकीकरण करना होगा तो हम लोग को युद्ध करना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ, ऑप्शन है आपके 1815, 1848, 1870 या 1871। तो फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था, फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ था 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। और ऑप्शन आ जाए कि क्वेश्चन आ जाए कि फ्रैंकफर्ट का संधि किस किस देश के बीच हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट का संधि किस किस देश के बीच हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में था, फ्रैंकफर्ट का संधि किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1871 में हुआ था। और किस डेट को हुआ था, तो 10 मई को हुआ था, इतना याद रखिएगा। यह संधि फ्रांस पर्सिया युद्ध के बाद हुई थी। किसके, फ्रांस और पर्सिया युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें फ्रांस को हराया गया और एल्सेस और लोरेन का क्षेत्र जर्मन को देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपवासियों के लिए किस देश का यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, मतलब यूरोप के जो जितने भी लोग सब थे वो कौन देश को साहित्य और ज्ञान को अपना प्रेरणा मानते थे, तो ऑप्शन है आपके कौन कौन, ऑप्शन चीन, भारत, यूनान या मिस्र। मिस्र को हम लोग इजिप्ट बोलते हैं। तो आपके आंसर हो जाएगा, देखिए प्राचीन यूनान का साहित्य, प्राचीन यूनान मतलब कि यूनान का था। अब आंसर हो जाएगा यूनान। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था, यूनान का। तो प्राचीन यूनान का इतिहास साहित्य, दर्शन, गणित और विज्ञान यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। लोग उससे बहुत ज्यादा सीखे। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे दार्शनिकों, ये सब कैसे दार्शनिक थे, और होमर जैसे कवियों की रचनाएं यूरोपीय पुनर्जागरण और बौद्धिक विकास की नींव बनी। तो इसका आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या रूस। तो नीचे देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन 1830 और 1840 के दशक में इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक, 1830 और 1840। दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, दशक मीन्स 10 वर्ष। ठीक, चार्टिस्ट आंदोलन 1830 और 1840 के दशक में इंग्लैंड, कहाँ, इंग्लैंड में हुआ था। यह आंदोलन समान नागरिकों को मतदान मतलब वोट का अधिकार देने के लिए, गुप्त मतदान और संसद में सुधार जैसी राजनीतिक मांगों के लिए चलाया गया था। इसका नाम पीपुल्स चार्टर पर रखा गया था। इसका नाम किस पर रखा गया था, पीपुल्स चार्टर। क्वेश्चन आ जाए कि चार्टिस्ट आंदोलन किसके नाम पर रखा गया, तो पीपुल्स चार्टर के नाम पर रखा गया था। कब हुआ था, तो 1830 और 1840 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बनाया गया था, कब घोषित किया गया था, तो 1800, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 1829, 1832, 1848 या 1815। तो इसको डिटेल में जानने के लिए यहाँ देखिए, यूनान को लंबे स्वतंत्र संग्राम के बाद 1832 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। कब मिला था, 1832 में मिला था यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र। ठीक, यह मान्यता लंदन संधि के तहत ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के सहयोग से मिला था। अब यूनान को पूछ दिया जाए, यूनान को स्वतंत्र बनाने के लिए कौन कौन देश सहयोग किया था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक, उसके सहयोग से। इससे पहले यूनान पर तुर्क शासन था। इसके पहले यूनान पर कौन शासन करता था, तुर्क शासन करता, तुर्की का लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या कौन किया था, तो ऑप्शन है प्लेटो, मेजनी, हीगेल या रूस। तो देखिए यहाँ पे हीगेल ने किया था। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या कौन किया था, हीगेल ने कहा कि इतिहास आगे बढ़ता है टकराव से। इतिहास कैसे बढ़ता है, आगे टकराव से इतिहास आगे बढ़ता है। यानी जब एक विचार या व्यवस्था, ठीक ना, होती है तो उसके विपरीत एक और विचार आता है। जब मान विकास जहाँ होता है उसके विपरीत भी कहीं कहीं विकास नहीं होता है। इसके माध्यम से समझाते हैं। तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या कौन किया था, हीगेल ने किया था। और क्या बताना चाहते हैं कि अगर कोई आज एक और क्वेश्चन अलग से आ जाए कि इतिहास आगे बढ़ता है टकराव से, कौन बोला था, तो हीगेल बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, तो एड्रियानोपुल का संधि कब हुआ था, ऑप्शन है आपके 1815, 1829, 1832 और 1848। तो 1815 में तो आप लोगों का वियना सम्मेलन हुआ था, तो ये तो कट गया।
देखिए 1829 ऑप्शन हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएगा 1829। ठीक, तो इसको डिटेल में थोड़ा समझ लिया। और तो इंडियानापुल की संधि 1829 ईस्वी में रूस और तुर्की के बीच हुआ था। इंडियानापुल का संधि कब हुआ था? इंडियानापुल का संधि हुआ था 1829 में। इसके बीच रूस और तुर्की के बीच हुआ था। ठीक, अगर आज क्वेश्चन आता है कि इंडियानापुल का संधि किस किस देश के बीच हुआ था? रूस और तुर्की के बीच इंडियानापुल का संधि हुआ था। और रूस और तुर्की के बीच 1829 में कौन सा संधि हुआ था? तो इंडियानापुल का संधि हुआ था। यह संधि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ी थी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? जो सेडोन का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? फ्रांस और रूस के बीच हुआ था, या फ्रांस और जर्मनी जिसको हम लोग पर्सा बोल सकते हैं, या फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था, या फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच? तो सेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस और जर्मनी, और जर्मनी ऑप्शन में नहीं रहे तो देता है फ्रांस, भाई पर्सा। ठीक ना, तो सेडोन का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच या फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था, इसमें दिक्कत नहीं अपन। सेडोन का युद्ध सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी मतलब फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। इस युद्ध में पर्सा ने फ्रांस को बुरी तरह हराया था। इसमें हारा कौन था? फ्रांस इसमें हार चुका था। हारा कौन था? फ्रांस। ठीक, बुरी तरह हार चुका था। और नेपोलियन तृतीय को बंदी बना लिया गया था। और सेडोन के युद्ध में किसको बंदी बनाया गया था? नेपोलियन तृतीय को बंदी बना लिया गया था। यह युद्ध फ्रांस पर्सा युद्ध का निर्णायक मोड़ था। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इसी के बाद सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच, या फिर फ्रांस और जर्मनी के बीच। ठीक, और कब हुआ था? 1870 में हुआ था। 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ, और 1871 में, एक साल बाद 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। जस्ट एक साल बाद, सेडोन के एक साल बाद। 33 नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? अब इसके पहले बताया था यंग यूरोप या यंग इटली, जिसको हम लोग युवा यूरोप या युवा इटली कह सकते हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे? मेजनी। कौन थे? मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। यंग यूरोप पूछे या यंग इटली पूछे, इसका संस्थापक कौन था? मेजनी था। कब किया था मेजनी? 1834 में। इसका उद्देश्य यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र को बढ़ावा देना था। यह संगठन यंग इटली की ही तरह स्वतंत्र और एकता के लिए काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज। ठीक ना, यूरोप का मरीज, यूरोप में तो बहुत सारे देश आते हैं, तो कौन देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। किसको कहा जाता है? तुर्की। उस समय तुर्की में उस्मानी साम्राज्य था। ठीक, तो तुर्की या उस्मानी साम्राज्य, ऑप्शन अगर आ जाए तुर्की या उस्मानी साम्राज्य तो दोनों में से कोई एक, मतलब कि अगर तुर्की नहीं है, उस्मानी साम्राज्य है तो कौन होगा? उस्मानी साम्राज्य। या उस्मानी साम्राज्य ना है, तुर्की है तो कौन होगा? तुर्की होगा। ठीक, तुर्की या उस्मानी साम्राज्य को 19वीं सदी में उसकी कमजोर होती स्थिति के कारण यूरोप का मरीज था। तुर्की जो था 19वीं सदी में धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, इसलिए इसको यूरोप का मरीज कहा गया था। 19वीं सदी कब से कब तक? तो 1800 से लेकर 1900 तक 19वीं सदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? देखिए वियना सम्मेलन बताए थे, उसी तरह वियना कांग्रेस सेम है। वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। वियना कांग्रेस 1815 में, इसमें 1815 में नेपोलियन की हार के बाद हुआ था। वियना सम्मेलन मतलब किस राजा के बाद, किस राजा का हार हुआ था जिसके बाद वियना कांग्रेस हुआ या वियना सम्मेलन हुआ? तो नेपोलियन के हार के बाद क्या हुआ था? वियना सम्मेलन या कांग्रेस हुआ था। इसका उद्देश्य यूरोप में शांति लाना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था, कब हुआ था? 1871 में। ठीक, जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो किस युद्ध के बाद हुआ था? सेडोन के युद्ध। सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ था, जस्ट एक साल बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो उसमें मेन कौन था इसका एकीकरण करने वाला? तो कौन था? बिस्मार्क। कौन? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। तो ओटो वन बिस्मार्क, इसका पूरा नाम था ओटो वन बिस्मार्क, को जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कहा जाता है। उन्होंने रक्त और लोक नीति अपनाया था। रक्त और लोक नीति कौन? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। ठीक, रक्त और लोक नीति कौन? बिस्मार्क। कब हुआ था एकीकरण? इसका बिस्मार्क ने किया था जर्मनी का एकीकरण। नीति अपनाया, 3 युद्धों के माध्यम से जर्मन राज्यों को एकीकृत किया और 1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना की। उसने 3 युद्ध किया था, सेडोन का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, फ्रांस और पर्सा का युद्ध हुआ था। ठीक ना, तो 1871 में जाके तब जाके उसका एकीकरण हुआ था। कौन कौन युद्ध किया था? फ्रांस और पर्सा का युद्ध, उसके बाद आता है सेडोवा का युद्ध, उसके बाद आता है सेडोन का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? जो इटली का एकीकरण हुआ था उसमें कौन नहीं था? ऑप्शन है गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी है मेजनी, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है काबुल। ठीक, तो आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन जब इटली के एकीकरण में नहीं था। तो देखिए बिस्मार्क नहीं था। बिस्मार्क किसमें था? याद रखिए, बिस्मार्क किसका एकीकरण किया था? बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किया था। जब बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किया था तो इटली का एकीकरण में काम नहीं आएगा। ठीक, उस समय कोई एक काम। तो बिस्मार्क के एकीकरण का प्रमुख नेता बिस्मार्क जर्मनी के, देखिए बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नेता था। वो किसका था? जर्मनी का था।
ठीक, इटली का नहीं था, ना कि इटली का, ठीक। जबकि गैरिबाल्डी, मेजनी और काबुल ये तीनों थे। गैरिबाल्डी और गैरिबाल्डी, मेजनी और काबुल इटली के एकीकरण में थे, लेकिन जो बिस्मार्क नहीं थे, ठीक ना। और क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें कौन सा मद नहीं है, तो बिस्मार्क किसमें था, इसमें था, इटली में था, भाई जर्मनी में था, इटली में नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। देखिए क्वेश्चन बहुत सारा दिक्कत होता है बहुत लोगों को। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो 1830 का जो क्रांति हुआ था, उसमें फ्रांस में जो क्रांति हुआ, 1830 का क्रांति फ्रांस में हुआ था, उसके बाद फ्रांस में संविधानात्मक राजतंत्र या संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ था। मतलब कि राजतंत्र रहेगा, लेकिन संविधान के अनुसार वो अपना काम करेगा, मतलब नियम और कानून के अनुसार। 1830 की जुलाई क्रांति के बाद बुरो वंश का पतन हुआ। बुरो वंश का पतन कब हुआ, 1830 के जुलाई क्रांति के बाद, ठीक। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल चुका है। और लुई फिलिप को राजा बनाएगा। लुई फिलिप को राजा कब बनाया था, 1830 की जुलाई क्रांति। उसने कौन, लुई फिलिप ने, ठीक ना। लुई फिलिप ने संविधानात्मक राजतंत्र की स्थापना किया था। अब बोल देगा कि फ्रांस में संविधानात्मक राजतंत्र की स्थापना कौन किया था, तो लुई फिलिप ने किया था। जिसमें राजा की शक्ति सीमित थी और शासन संविधान के अनुसार चलता था। जिसमें क्या था, राजा का जो शक्ति सीमित था, एक मात्रा में था कि आप इससे ज्यादा आप नौटंकी नहीं कर सकते, ज्यादा नौटंकी किए तो आपका उपाय हो जाएगा, ठीक। तो इसका वो शक्ति सीमित था कि आप इससे ज्यादा कुछ उपाय मतलब कि लबड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक। और संविधान के अनुसार आपको चलना है, आप संविधान के अनुसार नहीं चले तो आपको चलने लायक लोकसभा का नहीं छोड़ेगा। चलिए 29 नंबर, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। उत्तरदायी का मतलब होता है जवाबदेही वाला, ठीक। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, बताइए। क्वेश्चन 3-4 बार चुका है। जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन था, तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1831 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1831 में। और इंडियानोपुल की संधि गई थी, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था, 1870 में। तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था उसमें कौन था, तो बिस्मार्क था मेन हीरो इसमें का। कौन था, बिस्मार्क, ठीक। ओटो वन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए, ओटो वन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी थे। उन्होंने रक्त और लोक नीति अपनाया था और लास्ट में जाकर 1871 में जर्मनी का क्या किया था, एकीकरण किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, 3-4 बार अभी भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, पहले रॉबर्ट ओवन था कौन, तो रॉबर्ट ओवन एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और कथी उद्यमी था। रॉबर्ट ओवन समाज सुधारक था, ठीक। कहाँ का निवासी था, तो ब्रिटेन का था। कहाँ का था, ब्रिटेन का। कभी कभी ब्रिटेन ना देखे देता है स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड का, ठीक। कैसे स्कॉटलैंड ही कहाँ पड़ता है, ब्रिटेन पड़ता है। जिस तरह की बिहार कहाँ पड़ता है इंडिया में, उसी तरह स्कॉटलैंड कहाँ पड़ता है, ब्रिटेन पड़ता है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे तो एक मार देना है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं देगा। तो जो थे रॉबर्ट ओवन स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड कहाँ पड़ता है, तो ब्रिटेन पड़ता है। तो रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे, ब्रिटेन के थे। और पूरा डिटेल पूछे तो कहाँ, स्कॉटलैंड ब्रिटेन के थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जिसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है, जूलियन कैलेंडर। देखिए जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना दिन अधिक है, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन। 13 दिन है। कितना दिन अधिक है, 13 दिन अधिक है। जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की तुलना में 13 दिन पीछे है। मतलब आगे पीछे अंतर रखना, कितना दिन का अंतर है दोनों में, जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 13 दिन का अंतर है। क्योंकि इसमें लीप ईयर की गणना थोड़ी गलत थी। किसमें, जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर गणना मतलब गिनती थोड़ा कम था। लीप ईयर हो गया वो साधारण वर्ष होता है, जिससे हर 128 वर्ष में एक दिन का अंतर था। जो जूलियन कैलेंडर में 128 जहाँ वर्ष हुआ तो एक दिन कम उसका होते चल जाता था। इसलिए अब दोनों में 13 दिन का फर्क है। इसलिए अब दोनों में कितना है, 13 दिन का फर्क है। फिर जैसे इसका जूलियन कैलेंडर का 128 वर्ष पूरेगा तो हो जाएगा 14 दिन का अंतर, मतलब एक साल बढ़ते जाएगा, ठीक। तो ये आप लोगों का टोटल क्वेश्चन है 41। और 41 में आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, आप लोग कमेंट बताइएगा। और किसका 35 से ज़्यादा सही है, कैसे कि जिसका 35 है समझ वो डिटेल में पूरा पढ़ रहा है, ना तो सिर्फ 20 है 30 है वो उतना डिटेल में नहीं पढ़ रहा है। तो कितना आप लोगों का सही हुआ है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।